देखिए, ये सारी चीजें तब होती है ना जब नेतृत्व बहुत मजबूत हो और उसके सामने फिर तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। यहां पर क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व का एक तरह का संकट, न्याय यात्रा चल रही है? इसके पहले भी हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा कुछ हद तक कामयाब रही थी क्योंकि कई राज्यों में जीत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको चुनावों के मद्देनजर, उसमें कांग्रेस पीछे रह जाती है और बीजेपी उतनी तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निर्देशित किया गया है कि अगले 150 दिन आपको बिल्कुल भूल जाना है, सिर्फ चुनाव पर फोकस करना है। वरुण पुरोहित जी, तो जो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, आज नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा कि मुझे पार्टी के नेताओं की ओर से या दूसरे दलों की ओर से भी कहा जाता है कि पीएम आप तो प्रधानमंत्री बन गए, दूसरा टर्म भी जीत गए, फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आप समझ रहे हैं आपका मुकाबला किस नरेंद्र मोदी से है? उनकी जितनी मेहनत, उनकी जितनी रणनीति, पार्टी को लेकर एक साथ आगे बढ़ना, सीटों का बंटवारा, माना जा रहा है कि बीजेपी जिन सीटों 161 सीटें हैं जहां पर बीजेपी हारी थी, उन सीटों को लेकर बीते 3 सालों से मंथन चल रहा है। वरुण पुरोहित जी, ये आज की मीडिया रिपोर्ट बताती है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश नहीं है। मैंने वही तो कहा, कमलनाथ जी चले जाएं। कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों जा रहे हैं? ठेका दे दिया इनको 50 टिकट 20 टिकट, तो 20 एमएलए उनके आगे लेके जा रहे हैं। आप किस बात का ठेका दे रहे हो इनको? राजस्थान की भी, अब इन्होंने कहा सचिन पायलट मानेसर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? आप क्यों इन बड़े नेताओं को बड़ा बना रहे हो? इनके नाम से टिकटों की ठेकेदारी कर रहे हो। अब दिल्ली में एक सेंट्रल सिस्टम है नहीं, आप कह रहे हो नेतृत्व, अरे कोई आलाकमान ही नहीं है। जब सेंट्रल सिस्टम ही नहीं है तो गवर्न कौन करेगा पार्टी को? लेकिन किसी नेता के जाने का क्या असर हुआ है कांग्रेस पार्टी जाने का सबको पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल सिस्टम है, मैं कई साल से कह रहा हूं, दुरुस्त नहीं करेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी, मोदी जी का तीसरा आएगा वो भी सरकार बना लेगा। तो क्षेत्रीय दल उसी से तो पैदा हुए, सब चर्चा भी इस बात की करो। तो राहुल गांधी जी की अगर राजनीतिक, वो आदमी बहुत अच्छे, इंसान बहुत अच्छे, लेकिन अगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी राजनीतिक उनके अंदर वो जो होनी चाहिए एक विशेषता, वो नहीं है, तो खड़गे साहब को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को देखना चाहिए था। और मैं आज फिर कह रहा हूं, प्रियंका गांधी को 20 साल पहले बेलारी, खड़गे जी अध्यक्ष तो है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी ही हैं। वरुण पुरोहित जी, तो खड़गे साहब की नहीं चलती है, सारा कंट्रोल वर्चुअल राहुल गांधी जी के दफ्तर से होता है। उनके साथ जो सारे चिपके हुए ना वामपंथी है, कोई कहीं कहीं कल के चौक रहे हुए, वो निर्णय लेते हैं। इसलिए पार्टी का ये हाल में तो बचपन से देखा जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट स्तर तक सब रहा। मेरे पिताजी बाबूजी, मैं तो देखा बचपन से, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। पहले हमको नहीं कहते थे कि सीधे चल जाओ आप महामंत्री बन जाओ राष्ट्रीय, पहले कहते जा बेटा ब्लॉक में काम करोगे पहले, तो उसके बाद 6 महीने करो, उसके बाद परफॉर्मेंस होगी जब आगे जाओगे। जब आगे गए हम लोग, अब लेकिन मेरे जैसे हजारों हैं पूरे देश के अंदर, पर उसको आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है महावीर प्रसाद जी, राजीव रंजन जी, ठीक है राजीव रंजन जी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो उदासीनता है वो आप लोगों को फायदा कर जाएगी, आप लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं? देखिए, अब ये मुकाबला एक तरफा है। सवाल ये है कि आप 400 सीटें लाकर जीतते हैं, उसके आसपास रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो गई है, जरूरत से ज्यादा कमजोर हुई है। और अभी मैं तहसीन पूनावाला को सुन रहा था, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कांग्रेसी याद नहीं करते हैं, राजीव गांधी जी को याद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात उन्हें कहनी चाहिए। कांग्रेस अपने विरासत को लेकर गंभीर नहीं है। स्वाधीनता संग्राम और भारत के नवनिर्माण, जिन नायकों की अविस्मरणीय भूमिका रही है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, आप किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को इन नामों की चर्चा करते हुए भी नहीं देखें। आप अगर स्वाधीनता संग्राम, आप कैसे कहते हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत को आजादी दिलाने में आपका बड़ा योगदान है, लेकिन आप उस योगदान को एक परिवार तक आपने समेट दिया। अब जो आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस की भूमिका को देश के सामने रख सकते थे, स्वाधीनता संग्राम और भारत के नवनिर्माण की गाथाओं में जो नायकों की भूमिका है, आप उनकी चर्चा करते तो आप भीड़ से अलग दिखते, लेकिन आपने वो असर भी खो दिया। और ये उत्तरोत्तर गिरावट की वजह है, इसलिए कि आप इतिहास और विरासत को लेकर कभी गंभीर है ही नहीं। अब मैं सीधे, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के पास आने के पहले रशीद किदवे जी बोल लीजिए, उसके पहले आज तो ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं आप। चित्रा जी, अवनीश जी, हाँ बोलिए सर। हाँ चित्रा जी, आज तो सभी की बातें आपको खुशी कर रही हैं।
नहीं, मुझे हमेशा ही खुशी करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये चित्रा जी कि आपने अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया, लेकिन सबकी आवाज एक सी है, ऐसे क्यों है? आप ये बताइए कि परसेप्शन और नरेशन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर है इसलिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी जीत रहे। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये कि आप इकोनॉमी पे बात करिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे बात करेंगे क्या? कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट होता था वो बात करेंगे क्या? मेक इन इंडिया क्या भारत संघ की और बीजेपी की मूल विचारधारा नहीं है आत्मनिर्भर होना? इसलिए ये गलत है। बात ये कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां तक गांवों तक पहुंचे हैं, नल से जल की बात है, और नल के साथ बड़ी अच्छी बात ये कि टोटी भी दी है उन्होंने नल के साथ। इसलिए बिजली हो, मकान हो, घर हो, गैस हो, ये सब चीज, टॉयलेट हो, ये सब अगर मिला है तो इसको आप कहेंगे कि चूंकि कांग्रेस कमजोर है इसलिए वो जीत रही है। ऐसा नहीं है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में वो काम किया जिसके आधार पर वो कहती है कि हम 400 पार लेके आएंगे। बात असली ये है, सच्चाई ये है। रशीद किदवई जी, स्वीकारना चाहिए। रशीद किदवई जी, आज प्रधानमंत्री ने भी 10 सालों का कामकाज गिनाया है। देखिए चित्रा, हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है जहां 40% से कम पे सरकारें बनती हैं और उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी सबकी सरकारें बनी है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि जनता खुश है। ये तो आधा गिलास भरा है आधा खाली। बात ये, चुनाव जीतने के लिए आपके पास एक नेतृत्व होना चाहिए और मुद्दे होने चाहिए, संवेदनशील मुद्दे, जिसका मैंने अभी राम मंदिर की बात करी, अर्थव्यवस्था की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी। इसी में भी कांग्रेस के पास में कोई ऐसी विचारधारा या एक ऐसा ऑल्टरनेटिव लेके कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। एक बार मेरे एक जैसे बात होती है कि जैसे जेएनयू में जाकर के ना दीपिका पादुकोण खड़ी हो गई, वो राहुल गांधी उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में काम करते हैं कि कभी वो जो है ना बात करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, कभी उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। और यही राम मंदिर पे साफ नजर आ रहा है। ये जो कांग्रेस में इतना जो अभी अफरा तफरी का माहौल है, बदहवासी है, इसकी आप अगर रूट कॉज देखेंगे चित्रा, अगर कभी कोई रिसर्च करेगा, उसका यही निष्कर्ष निकलेगा कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का कोई अयोध्या डॉक्ट्रिन नहीं था। अब आपने किताबें लिखी हैं तो उम्मीद यही कि रिसर्च में आगे 10 सेकंड में बोल लीजिए। अभिजीत जी बोलिए। रशीद जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि 40% से कम वोट पर सरकार बनाई है, उसकी 543 में से 224 सीटें ऐसी जिसमें उसको 50% से ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल, आप इस बात को, इस सत्य को स्वीकारिए। उनकी 14 सरकारें ऐसी राज्य सरकारें जहां 50% से ज्यादा वोट मिला। आप 40% का नरेशन मत बनाइए कि सिर्फ 40% जनता उनको भी दे रही है, बल्कि 38% मिले थे। आपको हजम नहीं हो रहा तो 38% मिले। नहीं, मुझे हजम होने से क्या होगा? मुझे हजम हो भी जाएगा तो क्या होगा? चले ठीक है, अपने अपने दावे हैं, दावों में कितना दम दिखता है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यकीनन 2024 की पॉलिटिक्स जिस तरह से आगे बढ़ी है, बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी वो तैयारी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में चुनाव की घड़ी जब नजदीक आएगी तो वास्तव में इंडिया गठबंधन क्या अपने आप को पूरी ताकत से बैक करके बीजेपी के सामने कड़ी और बड़ी चुनौती पेश करेगा? इस पर रहेगी आज तक की नजर।